नहीं चल रही है ना 11th की कल वाली। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा क्या दिक्कत आई? सर मुझे वो आपने जून 1 की जो रिकॉर्डिंग थी सर, वो नहीं चल रही है वो नहीं चल रही सर। बेटा, कल वाली चल रही है? नहीं, जून 1 की तो चल रही है ना। नहीं, कल वाली में शायद दिक्कत थी, जून 1 वाली में तो नहीं है। फिर दोबारा कल वाली तो अभी सर मैं आधी देख के आया हूँ सर, वो चल रही है सर, अभी देख के आया हूँ आधी। एक दिन की गड़बड़ है जून 1 की, है ना, जून 1 की गड़बड़ है। कहीं का गैप हो गया सर। हमारे पार्ट पे कोई गड़बड़ हुई, पता नहीं कैसे हुई। अब क्या हुआ? सर सर हाँ बोलो बोलो। सर ऐसी एक रिक्वेस्ट थी सर, वो जून 1 वाली बात हो गई और थोड़ा सा था तो क्या एक दिन सर थोड़ा बैच में मिल सकता है सर, मतलब किस चीज सैटरडे को? के बाद सर, थोड़ा छुट्टी टाइप बैच की छुट्टी? सर, एक दिन सैटरडे टाइप। भैया सैटरडे को शायद बैच होगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ, है ना। क्योंकि 11th में क्या है कि जब मैंने फीस रखी थी तभी मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि 5 दिन का बैच रखूंगा। कहने को ऐसा कोई वेरी गुड। फर्क नहीं है ना। उसका रीजन क्या है कि सैटरडे को पहुंचते पहुंचते अब जो आज टॉपिक खत्म होगा ना, बस वही कवर हो पाएगा। तो सैटरडे को शायद छुट्टी होगी, लेकिन बता कुछ नहीं सकता। इनको बोलूंगा जिनको प्रॉब्लम होगी वो आ जाएंगे। पिछली बार मैंने मैसेज लिखा था बहुत यस ईमानदारी सर। से कि भैया जिसको प्रॉब्लम हो वो भेज दो। तो मेरे दिमाग में था जितने बच्चे प्रॉब्लम भेजेंगे उनकी एक जूम मीटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तुम यस विश्वास सर। रखो, ये सब बैठे हुए एक भी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम नहीं भेजी थी, ठीक है। यस सर। कोई बच्चे ने नहीं भेजी थी, क्योंकि गौरव भैया को मैंने बोला था यदि आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो मुझे बता देना। लेकिन किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिक्कत ये है, अच्छी बात है ना। तो सर छुट्टी मिल जाएगी सर? मिल सकती है, 99% चांस है, क्योंकि जितने परेशान तुम होते हो उससे ज्यादा मैं हो गया हूँ, है ना। ओके सर। है ना। दूसरा तो क्या था, मेरी गलती है कि जब मैं बीमार पड़ा उसके बाद केवल 5 दिन के बाद छठे दिन से तो मैंने पढ़ाना ही शुरू कर दिया। तुम्हारा बैच तो भी एक हफ्ते के लिए बंद किया था, बाकी तो 5वें दिन ही पढ़ा दिया था, है ना। तो इसलिए परेशान मैं खुद भी हूँ। खैर, उन बच्चों को तो बुला लूंगा जिनको कुछ पूछना होगा, वैसे नई चीज नहीं कराऊंगा शायद। अभी बात करते हैं आगे की। देखो इसमें क्या है, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, है ना, समझ में तो तुम्हें काफी कुछ आ गए, ठीक। अब क्या है कि जो हमने किए हैं ऑब्वियसली इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन वही पीछे दिए हुए हैं। तो मैं बैक साइड के क्वेश्चन कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे पास ये बुक है और नहीं है तो प्लीज मैसेज भेज देना। कोई मैसेज भेजता है तो याद आ जाता है तो मैं उसको भेज देता जरूर। पहले मैं एक दो जो बुक के क्वेश्चन है वो कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। तुम क्वेश्चन नंबर, मेरी बुक में छठे नंबर पे, बट मैं तो पूरा ही लिखूंगा, है ना। अब इसमें मैं पूरा ही क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ। और हम बहुत थोड़ी थोड़ी स्पीड करके भी चलेंगे तब भी बड़े आराम से सारे कोर्स खत्म होते हैं, इसलिए कोई आफत नहीं है जल्दी करने की। समझ में जरूर आना चाहिए। ये दिया है एक सरफेस है और एक मास है m, दूसरा मास इससे कनेक्टेड है ऐसे, एंड ये मास दिया है 2m, 3m। फिर एक और मास कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस मास इज गिवन 5m। तो कोशिश करना ये तुमसे खुद हो जाए। अब एक फोर्स अप्लाई की है F, ठीक। अब आगे मैं पढ़ा देता हूँ क्या क्या कह रहा है, मैं पढ़ भी लूँ। इन द गिवन फिगर देयर आर ब्लॉक्स आर कनेक्टेड स्ट्रिंग। अच्छा, masses of block M, 3m and 5m respectively and they are pulled by a force F on the fractionless surface। अभी हम फ्रैक्शनलेस पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आएगा जिसमें हम फ्रैक्शन की भी करेंगे, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। द टेंशन P इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन में लिया है कि ये P है और ये Q है। बट हमें मालूम है एक स्ट्रिंग में एक ही तरह का टेंशन होता है एंड टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द ब्लॉक। तो यहाँ पे बुक में तो इतना ही बनाया है, ये तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने घर से। ये कितना होगा P, क्यों? क्योंकि हमेशा ब्लॉक से अपोजिट एक टेंशन फोर्स एक्ट करता है। अब इसके बारे में सोच लो, इस पे भी एक टेंशन वर्क करेगा ऑफ Q। ये डायग्राम बन गया। अब क्या करना चाहते हैं, तीन ब्लॉक पे तीन अलग अलग इक्वेशन लिख लो। पहले तुम लिखो, पहले फर्स्ट ब्लॉक की लिख दो, क्या लिखोगे। और प्लीज कोशिश करना इस बार लिख ही लो, क्योंकि पता चल जाएगा तुम्हें अपने आप से कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सेकंड ब्लॉक है,
एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट ब्लॉक की, और मेरे लिखने से पहले तुम खुद लिख लो। ऑब्वियसली जिधर फोर्स होती है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। ये थोड़ा ना तुम रस्सी तक खींचोगे ब्लॉक उधर भाग जाएगा दूसरी तरफ, वो हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं हो सकता, इधर एक्सेलरेशन होगा। पूरे चैप्टर में डे वन से हम एक ही चीज सीख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है इसकी फोर्स हमेशा बड़ी होगी, नहीं तो चलेगा कैसे आगे। तो एफ बड़ा है, इस पे केवल दो फोर्स हैं। जब हम इसकी बात करेंगे हमें दुनिया की किसी बात से मतलब नहीं है, दूसरे किसी ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, ओनली दिस। वो अर्जुन वाला काम होना चाहिए, सिर्फ ये आंख दिखाई दे बाकी कुछ नहीं। तुम क्या करते हो, इसको देखते हो, फिर चोरी से दूसरी आंख से इसको झाँक के देख लेते हो ये क्या कर रहा है, इसको इसमें क्यों नहीं लिया, है ना। एक बार में एक काम, केवल ये, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा F माइनस पी, नेट फोर्स हो गया, आगे की तरफ है पीछे की तरफ P, एंड दिस इक्वल्स टू M इंटू ए, क्योंकि मास कितना है M है। ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर जिंदा हो जाओ, कोशिश करो सेकंड खुद लिख दो। सेकंड का मतलब ये ब्लॉक, केवल ये ब्लॉक, कोई भी दूसरी चीज नहीं सोचनी, ओनली दिस ब्लॉक। ना इसके आगे वाले से मतलब, ना इसके पीछे वाले से मतलब। भाई ये ध्यान रखो, एक्सेलरेशन कितना है वो जरूर पूछ लेना अपने आप से। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस वाली फोर्स में से दूसरी फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो मेरे हिसाब से यदि तुमने अब इक्वेशन लिखी होगी तो शायद ये लिखी होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पी फोर्स है, पीछे की तरफ फोर्स है क्यू, इज इक्वल्स टू, अब यहां जल्दी मत करना, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 3m है तो यार 3m लिख देना क्लियरली, इनटू ए वही होगा एक ही। और अब भी नहीं सीख पाए तो थर्ड वाले में तो, थोड़ी जोर आजमाइश करो, थर्ड खुद करो। थर्ड का मतलब केवल थर्ड, ओनली द थर्ड वन, ये वाला, कोई दूसरे से कोई लेना देना नहीं। जब थर्ड वाले की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन इस तरफ है और एक ही फोर्स है क्यू, कुछ है ही नहीं दूसरी, इज इक्वल्स टू मास कितना है 5, तो 5m। तुम्हारे अपने अपने तरीके हैं, मेरे को जो सबसे बढ़िया तरीका लगता है, जब तीन इक्वेशन बनाए एक डंडी की तो, और इन सबको जोड़ लो, लिख दो एडिंग द 3। ये मत करो कि क्यू को यहाँ रखा फिर पी को यहाँ रखा, फालतू के चक्कर, क्यों लफड़े में पड़ो। तीनों को जोड़ लो, ये कट गया पी से पी, हर बार कटेगा, क्यू से क्यू हर बार कटेगा, वो बने ही इस तरह। तो एफ इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9m। क्या निकालना था ए, सो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 9m। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा फोर्स की वैल्यू दी हुई है इसने, मास भी किया है क्या, ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना कहीं कोई गलती वगैरह हो तो। इन्हें लिखा है किसी ने कोई आंसर, अच्छा ए की वैल्यू लिखी है 5m। क्वेश्चन में दिया हुआ था फोर्स हैव एक्टिंग ऑन ये दिया है, द टेंशन। अच्छा यहाँ एक चीज लिखी हुई है इसीलिए परेशानी आ रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने ये निकाल दिया, लेकिन एक बात और लिखी हुई है, वो ये है, द टेंशन P इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। ये P की वैल्यू दी हुई है उसने 16 न्यूटन। ये और दी हुई है, तो ये भी इसमें पुट कर देंगे, है ना, तब सॉल्व होगा। तो मतलब ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस बार और कैलकुलेशन करवा लिया आगे के, उसमें आगे भी निकालना है ना। उसने ये दे दिया कि P की वैल्यू 16 न्यूटन है, तब सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक,
5 + 3, ठीक। और यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोल देना। सिंपल इक्वेशन बनाई, तीनों को जोड़ दिया, F = 9ma आ गया, A = F/9m आ गया। इतनी चीज हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें P की वैल्यू दी हुई है इसमें, P = 16। ये P - Q, ये P = 16 दिया है। और P वाला जो फोर्स है इन दोनों को खींचने के काम में आ रहा है ना, ये दोनों। तो P = 8 m × A, ये आएगा। यदि मान लो ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे देख लो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया मैंने, इसको और इसको। तो देखो Q से Q कट गया, P बच गया। 3 + 5 8 है। एक बार यहाँ अलग से लिख के भी दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा क्या कर दिया। मैं एक भी स्टेप गायब करता हूँ तो तुम मुझे फिर दोबारा पूछ बैठते हो। ये दो इक्वेशन लिख दी भाई मैंने, इन दोनों को जोड़ा तो ये Q से Q कट गया, P बराबर क्या आ गया 8ma। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कहीं कोई गलती नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि एक ही मेथड से करें, जिससे तुम्हें भी भरोसा है कि हाँ एक ही मेथड काम आ जाता है। तो उछल कूद करके मैं दूसरा मेथड भी लगा सकता हूँ, बट जानबूझ के एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं हम। तो यहाँ लिख दो P कितना है 16 है, = 8 × m × A कितना है यहाँ से निकाल दो, है ना। A यहाँ से निकाल सकते हो, P की जगह 16 लिख दोगे, है ना, वो आ जाएगा A। तो ये आ गया, कट जाएगा। A = कितना आ रहा देख लेना एक बार, 8m। ये कट गया इससे 2 बार, ये आ गया एक। कोई और इक्वेशन रह गया क्या देख लेना एक बार, हो गया इससे और कुछ रह जाएगा। 2/m। ये इसमें रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये आ गया F/9m = 2/m। तो ये m से m कट जाएगा। F की वैल्यू भी निकाल दी मैंने, 18 न्यूटन आ गई। सब कुछ निकाल सकते हो, जो भी तुम्हें निकालना हो सारी चीजें निकल आएंगी, ठीक है ना। F आ गया 18 न्यूटन। तो जो वैल्यू निकालनी है वही निकाल सकते हो तुम। ये था क्वेश्चन। तुम चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक बच्चे ने कल पूछा था डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो भी सुन लो। जैसे F दिया हुआ है, ये 3 ब्लॉक को खींच रहा है, m + 3m + 5m। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, F = तीनों का मास m + 3m 4 और +5 9ma। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं शुरू से इक्वेशन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग पार्ट पूछता है, इसलिए इक्वेशन से भी कर दिया। ऐसे ही P को लिख सकते हो दिस प्लस दिस, है ना, 8 ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, P = 8ma। और Q को लिख सकते हो, वो तो हमने लिखा ही है 5m। सारी चीजें निकाल के बता दी है, जहां तुम्हें जरूरत हो अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में था 6। फिर इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज और सिखानी है आज नई, वो ये है कि जैसे मान लो ये पुली दी हुई है। अब तक हमने इतना काम कर लिया था कि यहाँ पे एक वेट है, यहाँ दूसरा वेट है, डायरेक्शन निकाल के इसका एक्सेलरेशन वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया था। एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे मान लो T फोर्स है टेंशन की, तो ये भी T हो गई। बट एवरी, अब तक हमने उस दिन बोला था इसको डिस्कस बाद में करेंगे, एवरी एक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स। तो ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की स्ट्रिंग है, तो इधर एक फोर्स आ जाएगी T, टेंशन फोर्स। ऐसे ही ये T आ जाएगी। तो ये जो पुली होती है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, T + T 2T लगता है। मतलब जो पुली है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स जो होगा, ये नीचे दो फोर्स है T, ये ऊपर की तरफ खींचेगी इसको। तो T R लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे।
तो R इज इक्वल टू T प्लस टी होता है। अब एक बात फिर सुनो, देखो ये टेंशन ऊपर की तरफ हो गया, बट इसका रिएक्शनरी फोर्स वो पुली पे लगेगा, वो नीचे की तरफ हो जाएगा। टेंशन ऊपर की तरफ, इसका रिएक्शनरी फोर्स इस पुली पे लगेगा, इस वाली पुली पे। अब तक हमने पुली के लिए कोई बात ही नहीं की थी, इस ब्लॉक की बात की, इसकी पुली की कोई बात नहीं की। तो यदि पुली की बात करेंगे तो पुली पे लगने वाली फोर्सेस लेनी पड़ेंगी हमें, है ना। तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा टी, किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, रिएक्शन फोर्स इधर ये लगेगा। और तुम्हें ध्यान हो, जब हम 10th क्लास में पुली वाला काम करते थे तो मैं हमेशा तुमसे बोलता था कि बुक में डायग्राम गलत है ना। वो गलत इसीलिए होते थे कि वहां पे किसी भी पुली में उनने टेंशन फोर्स दिखाई नहीं थी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता था बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो दिखानी पड़ेगी। अब दिखानी पड़ेगी किन क्वेश्चन में, जहां वो पूछ लेगा पुली के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ना। अभी पूछेगा वो एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो क्वेश्चन 8 में डायग्राम बनाता हूँ, आधा काम तुम खुद कर दोगे, बचा हुआ हम कर लेंगे। इसमें क्या है, द फिगर शोज। और भैया सबके पास बुक हो तो ठीक है, नहीं तो जिसके पास भी नहीं हो एक मैसेज डाल देना, वो दीदी डाल देती है, ध्यान से देख भी लेती है, वो सारे उसके क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज देंगी तुम्हें। और नीचे यहां पे एक पुली लटकी हुई है ऐसे, इस पुली पे ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 5 kg और एक ब्लॉक ये लगा हुआ है 1 kg। ये नहीं कर सकते कि तुम ऐसे सोच लो 5 kg का ये, 1 kg का ये, 6 kg तो इसकी रीडिंग 6 kg आ जाएगी, वो नहीं होता है ना, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अभी पता चल जाएगा। तो पहले तो हमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तो पिछली बार क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो एक चीज बीच में छूट गई थी। द फिगर शोज अ मासलेस फ्रैक्शनलेस पुली hanging by a spring balance, the free ends of cord passing over a pulley carrying 1 kg and 5 kg weights, which move under the action of gravity. ठीक है, ये तो एक बात हुई। Will the spring balance read 6 kg weight और लेस देन 6 kg weight, दोनों मिला के 6 kg हुआ। इसका वेट 6 से कम होगा ज्यादा होगा, वो हम निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द वेट हम निकालेंगे कितना है ना, कितना निकल रहा है वो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो, ये काम हम कर चुके हैं, तुम शुरू करो। इसका टेंशन फोर्स यहाँ हो गया ऊपर की तरफ, इसका टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे कितना 5 g। इस बहाने तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। इसका वेट नीचे कितना 1 g। कौन सा ब्लॉक भारी है, ये वाला, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अब भैया अलग अलग दो इक्वेशन बनाओ और एक्सेलरेशन बता दो कितना आ रहा है, सॉल्व करके लिख दो फटाफट बॉक्स में। पूरा सॉल्व करना है ईमानदारी से।
तुम भैया कुछ नहीं, गलती से कोई बटन गलत हो गया, एरोप्लेन मोड में चले गया ये, इसलिए बाहर हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी देर में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ये था भाई, है ना, आ गया हो तो आंसर लिख दो। इस वाले पे कंसीडर कर रहे थे तो आएगा 5G नीचे माइनस ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स T इज इक्वल्स टू 5A। ये तो एक रिएक्शन आ गई या एक की क्वेश्चन आ गई, एक बच्चे ने लगा सही आंसर, तो चेक करता हूँ। अब इस पे आओ, एक्सेलरेशन के दर ऊपर, ऊपर की फोर्स T, तो T माइनस 1G इज इक्वल्स टू 1A। दोनों को जोड़ लो, हमेशा जोड़ देते हैं, कट गया, इसमें से चले गया 4G इज इक्वल्स टू 6A। तो A की वैल्यू पता चल गई 4/6G, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू वही लिख देंगे 9.8 जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब टी निकालना है, टी क्या होगा, ये वाला होगा, तो लिख दो। पहले एक टी निकाल रहा हूं मैं, है ना, कितना आएगा वो देख लो कितना है। टी इज इक्वल्स टू, छोटा करता हूँ उसको। तुम भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो प्लीज हाथ उठाओ, पूछ डालो, है ना, क्योंकि अब समझ में आ गया तो हो गया काम करीब करीब। किसी एक में हम पुट करेंगे टी निकालने के लिए। मान लो इस वाली इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं, तो टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू ए प्लस जी। ए कितना है 2/3G प्लस जी, तो 5/3G आ जाएगा। इतना टेंशन आ गया, 5/3G। इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो, या कहीं गड़बड़ हो तो चेक कर लो एक बार। शायद सही है ना, ये टी आ गया। अब अगली बात ध्यान से समझ लेना, उसने पूछा इसका वेट कितना होगा। इसका तो जितना होगा जितना ये पुली लगाएगी, पुली पे कितना फोर्स लग रहा है वो ये है, टी नीचे और इधर भी टी नीचे, क्योंकि अवे होता है हमेशा। इसका रिएक्शनरी फोर्स ये, इसका रिएक्शनरी फोर्स, तो जो वेट आएगा वो होगा टी प्लस टी, यानी कि 2T, तो 10/3G होगा, इतना वेट आएगा। अब इसको यदि मान लो सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आ गया 10/3G का। मैं निकाल के बताता हूँ कितना आएगा, कैलकुलेशन करके ये आएगा 10/3G, 10/3, तो 10 इंटू में 10 ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 10/10/3, यानी कि 100/3। ठीक है, 100/3 का मतलब 33.33। और उसने पूछा था कि 6 kg से कम ज्यादा आएगा। 6 kg का मतलब हो गया 6 इंटू 10, यानी कि 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन से छोटा आएगा, लिख लो लेस देन 60 न्यूटन, या कह सकते हो लेस देन 6 kg वेट। ये ध्यान रखना, 6 kg किलोग्राम फोर्स या 60 न्यूटन एक बराबर होते हैं, ये दोनों इक्वल है। एक बार फिर से सुन लो, उसने पूछा था 6 kg फोर्स से ज्यादा है या कम है। 6 kg एफ का मतलब होता है 60 न्यूटन। और छोटे बच्चे जो जल्दी भूल जाते हो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, 9-10 में तुम ये पढ़ के आए हो, यहाँ लिख भी लो, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। 1 kg एफ, इसका मतलब होता है 1 kg मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी कि 1 इंटू जी की वैल्यू 10 लोगे तो 10 न्यूटन होता है। ठीक है, 9.8 लोगे तो 9.8 न्यूटन होता है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पे 6 kg एफ की जगह 60 न्यूटन हो गया, और ये हमने न्यूटन में ही निकाला है। तो ये 33.33 आ रहा है, ये 60, तो आंसर लेस देन हो गया। भाई ये याद कर लेना, स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट आता है ये T प्लस टी होता है, 2T होता है। अब हाथ उठा के पूछ डालो सारी बात। पहले उज्जवल भैया सर बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार मुझे टेंशन डालना सर कि स्ट्रिंग पे आप कैसे लगाते हो सर। टेंशन का बहुत आसान बात है कि अब तक हमने एक दिन सबसे पहले तो मैं लगा रहा था, फिर रुक गया था जानबूझ के, है ना। क्यों रुका था उसका कारण यही था, अभी बताता हूँ। नए पेज पर ऑन रहो, जिससे हर्ष भैया को भी यही पूछना होगा, दोनों को समझ में आ जाएगी बात, देख के नहीं तो फिर पूछ लेगा हर्ष भैया। ये कोई पुली है, ठीक, यहाँ लटकी हुई है सपोर्ट से। यस सर।
ये फोर्सेस की चेन होती है। कैसी चेन होती है? एक्शन रिएक्शन का खेल है सारा। ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक। यस अब सर। बस तुम हाँ ना में आंसर देते जाना। अब तक हमने ये तो फॉलो किया है कि हमेशा ब्लॉक से दूर एक टेंशन फोर्स होती है स्ट्रिंग में, नहीं तो ये ऐसे हो जाती है। यदि टेंशन फोर्स नहीं होती तो ऐसे स्ट्रिंग हो जाती है। कड़क है, ये कड़क का मतलब इसके अंदर फोर्स एक्ट कर रही है, तब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट है। कभी भी तुम देख लो, जैसे मान लो कोई ऐसे तार पे ऐसे सुखा दो तो ये ऐसे रहेगी। जब खींचोगे, है ना, टाइट करोगे, टेंशन दोगे, तभी तो ऐसे आएगी स्ट्रेट। तो होता क्या है, रस्सी कहाँ से शुरू हुई? एग्जैक्टली इस जगह से। कहाँ तक बिना सपोर्ट के चल रही है? यहाँ तक। यस सर। अब ये तो टेंशन फोर्स हमने लगा दी टी, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होना चाहिए? उसी स्ट्रिंग पे सर। इस स्ट्रिंग पे, दूसरे एंड पे हो जाएगा, अपोजिट यस होगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, इधर आ यस। जाएगा। तो ये जो टेंशन फोर्स है, ये इस पुली के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको रिएक्शनरी फोर्स बोलते हैं, जो टी के बराबर है। लेकिन सर हाँ, बोलो बोलो। सर मैं कहता कि ये कह सकते हैं कि हर स्ट्रिंग पे दो टेंशन होंगे सेम मैग्नीट्यूड के। बिल्कुल होती है, हर स्ट्रिंग पे नहीं, हर पार्ट पे। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का एक पार्ट हो गया जो टच होने के हाँ बाद अलग है ना। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, वो तो ठीक है ही। लेकिन इस स्ट्रिंग ने किसको दबाया? इस पुली को दबाया। भाई इस स्ट्रिंग का काम क्या है? पुली को नीचे खींच रही है। ये भी पुली को नीचे खींच रही है, तो खींचने के लिए फोर्स चाहिए। तो होता क्या है, ये तो टेंशन फोर्स हो गया इसका, इसका रिएक्शन की फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो ये हो गया। तो और इससे सर एक और पूछनी थी हाँ सर। बोलो। सर इससे पहले वाली स्लाइड पे जा सकते हैं सर? इससे पहले अरे स्लाइड क्वेश्चन वाली जो थी। इसकी ये सर मैथमेटिकली सर सवाल ठीक है सर, पर एक अगर 5 और 1 किलो लगा रहे हैं तो 6 किलो होना चाहिए, मतलब वैसे लॉजिकली सोचे, मतलब क्या नाम है, हम्म थ्योरेटिकली सोचे सर, हम्म ये आंसर तुम का। तुम कभी किसी झूले में बैठे हो? सर हाँ सर। जब झूला ऊपर से नीचे आता है, या मेरी तो आदत है, जब भी मैं रोड ट्रिप पे जाता हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद है, तो गड्ढा आते ही मैं उसमें गाड़ी को धीरे से नीचे उठा के फिर ऊपर ले जाता हूँ स्पीड देके। तो गुदगुदी होती है पेट में। यस सर। तुम कभी झूले पे बैठे हो और झूले से ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ गुदगुदी सी होती है, ये पता है नहीं पता? यस सर। यस सर। ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। कभी लिफ्ट में गए हो? यस सर। यस सर। तो अब भाई तुम्हारा वेट तो वही है, लिफ्ट की स्पीड ठीक ठाक हो तो तुम्हारे को एकदम गुदगुदी सी मचेगी फिर दोबारा, है ना। मैं तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन सुनते ये है कि वो जो दुबई वाली है, बड़ी ऊंची सी लिफ्ट है ना, वो कई स्पीड में चलती है तेज, तो वहाँ वास्तव में गुदगुदी हो जाती है। तो होता क्या एग्जैक्टली, जब मोशन में आ जाते हैं किसी बॉडी के अंदर, जब एक्सेलरेशन हो जाता है, तो हमारा वेट एक्चुअल वेट नहीं रहता, कम हो जाता है। कम या ज्यादा हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस ज्यादा। एक्सेलरेशन की वजह से। भाई तभी तो हम फील करते हैं। ऐसे तुम घर पे कुर्सी पे बैठे हो, कभी तुम्हें ऐसा फीलिंग आई कि तुम झूले से नीचे उतर रहे हो, झूले से ऊपर जा रहे हो? नहीं सर। लेकिन नहीं जैसे ही सर। तुम झूले पे बैठते हो तो तुम्हारे वेट में फर्क आने लगता है। कभी बढ़ यस। जाता है, कभी कम हो जाता है। कब बढ़ेगा कब कम होगा, ये आज ही डिस्कस होगा, समझ गए ना। तो जो यस सर। जितना वेट होता है, यदि मोशन है, यदि मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ना, एक्सेलरेशन आ गया, इस यस सर। एक्सेलरेशन की वजह से 6 के बराबर नहीं आ रहा। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन द वेट इज नॉट एग्जैक्टली 6। यदि इसको रोक दोगे, एक्सेलरेशन खत्म कर दोगे, तो ये 6 ही आएगा। समझ गए बात को? यस सर। थैंक यू सर। मतलब यदि एक्सेलरेशन नहीं होगा तो 6 ही आएगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन वेट इज लेस और मोर, कुछ भी हो सकता है। कैसे होता यस है सर। वो डिस्कस होता है अलग अलग केस में। ये बात खत्म हुई उज्जवल भैया की। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पूछते चलो। अब आ जाओ ओजस भैया, बोलो क्या कह रहे हो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे, बताओ। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने ये बताया मतलब दो मतलब चार टेंशन टोटल एक दूसरे के अपोजिट लगती हैं, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाता होगा ना मतलब? देखो भाई, नेट फोर्स की बात करोगे तो किस बॉडी पे बात कर रहे हो? इस बॉडी पे? तो बताओ क्या सर कहते हो। हाँ, इस स्ट्रिंग पे मान लीजिए नहीं, मतलब। स्ट्रिंग नहीं, बॉडी बोलो कौन सी। स्ट्रिंग तो मासलेस है। कौन सी बॉडी पे बात करूं? इस सर पे इस बात कर रहे हो तो एक पहली भी बॉडी, फोर्स नहीं हाँ मिलती है यस तो। सर यस। मैं बता रहा हूँ ना, अर्जुन की आंख वाला काम कर लो भाई। जब इसकी बात करो तो ये भाड़ में गई, ये भाड़ में गया, ये भाड़ में गया, हमें क्या लेना देना। ठीक है, यस तुम्हें सर। अपने क्वेश्चन के अपने आंसर मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात, इसकी बात करोगे तो इससे क्या लेने देना, पड़ोसी क्या कर रहा है हमें क्या जाना, है ना। अमेरिकन स्टार यस में सर। रहो, अपने आप से मतलब, बाकी दुनिया भाड़ में गई। लेकिन यस सर। जब इसकी बात करोगे तो ये दोनों आ जाएंगी।
पूरी yes sir, पुली की बात करोगे, आधी पुली की बात थोड़ा ना करोगे। मतलब आधी की भी yes sir, बात कर सकते हैं, लेकिन हम 12th में बात नहीं करते, आईआईटी में बात करते हैं। उसका कारण है आईआईटी में भी 12th का सिलेबस के बाहर जाते हैं ना, तब इस तरह की उटपटांग बातें होती हैं कि भैया इस पुली का वेट जो है घिस गया, चलते चलते कम होने लगा, अब कम हो गया तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह की चीजें आईआईटी वाली है भैया। ये yes sir, इंटीग्रल और डिफरेंशियल के बिना सॉल्व नहीं होती, इतना तुम इतने दिन में समझ गए होगे, हाँ है yes sir, ना। इसीलिए यदि तुम रेजोनेंस में होगे तो अभी तो मैं खूब अच्छी तरह डिटेल्ड इंटीग्रल डिफरेंशियल पढ़ा दिया होगा, yes sir पढ़ा ठीक दिया। है। और जब क्वेश्चन में लगाएंगे तो तुम समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं, हम्म है ना। बस सिर लाना पड़ता है जरूर। तुम्हारी तो yes तुम sir, तो होशियार हो भाई साहब, और बच्चों की सोचो जो पास भी नहीं होते थे और बैच ज्वाइन किया हो, उनके बारे में सोचो, है ना। खैर, yes sir, अभी तो हाल फिलहाल बात ये हुई कि हम जिस बॉडी की बात करेंगे तो तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी बात करोगे तो एक टेंशन क्यों yes sir, yes sir, करें, समझ गए। इसलिए। yes sir, thank you अब sir। आ जाओ दूसरे का नंबर। हर्ष भैया बोलो क्या कह रहे हो बेटे। सर मेरे को थोड़ा क्वेश्चन में कुछ पूछना था सर। इसको क्वेश्चन को इधर कर देता हूँ, अब बोलो। सर ये चीज समझ नहीं आई कि ये जो 100/3 तो समझ में आ गया था सर, फिर ये 6 किलो और ये एफ कैसे आया था सर, समझ नहीं आई ये चीज। अच्छा, वो एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन में उसने पूछा था कि ये जो तुम निकाल रहे हो बेटे, है ना, मतलब ये जो टेंशन निकाला, डबल यस क्यों सर। कर दिया, वो तो ये हो गया। ये जो वेट निकाला, ये 6 kg 5 और एक 6 kg से ज्यादा या कम, ये पूछा था। यस सर। तो हमने 6 kg और इसको कंपेरिजन कैसे करें, दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए ना। तो 6 यस सर। kg को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया तो 60 न्यूटन आया। अब हम कह सकते हैं दिस इज बिगर वन दैट देन दैट, सर इससे 16 बड़ा। न्यूटन। सर 16 न्यूटन कैसे आ गया सर, मतलब कि 5 kg 5। का ये, 1 kg का ये, मिला के कितने kg हो गए टोटल। यस सर 6 हो गया सर। 6 kg के हो गए ना दोनों का वेट। तो 6 यस kg सर। का वेट का मतलब कितने न्यूटन की फोर्स हो गई, 60 न्यूटन की। यस सर। उसने यही पूछा था कि जो तुम इस वाले का वेट निकाल रहे हो वो क्या है, T+T, तो वो 60 न्यूटन से ज्यादा है या छोटा है, ये पूछा था। ओके सर। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, टोटल यही वो पूछ रहा था, है ना। ओजस भैया भी यही पूछ रहे थे कि 5 और 1 जोड़ दें तो 6 होना चाहिए, तो 6 kg से कम ज्यादा क्यों हो गया, जिसने भी पूछा था। तो आंसर ये था क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, इसलिए जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका वेट 6 kg से कम आएगा। ये 6 kg से कम दिखाएगी, कितना दिखाएगी वो एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। ये था। अब कौन बचा, ओके सर। चलो बोलो बेटा, कहाँ क्या बताना है। सर बुर्ज खलीफा की स्पीड में गुदगुदी नहीं होती एक मिनट लिफ्ट हाँ, में। अब बोलो। सर बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में गुदगुदी नहीं होती। नहीं होती तो उनकी लिफ्ट अलग तरह की होंगी, मैं कभी गया नहीं इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, है ना। सर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है तो भैया स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पता नहीं, मैं तो अभी तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी, है ना। वहां की लिफ्ट में होती है नहीं होती, इन लोगों ने शॉकर वगैरह लगा रखे होंगे, मैं तो इसीलिए पहले ही बोल दिया था, मैं कभी गया नहीं। लेकिन हाइट बहुत है, स्पीड बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सिस्टम किया होगा अवॉइड करने का। अब मैं तुम्हारी बात को चेक कर लूंगा कि तुम सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो, है ना। वैसे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो सही बता रहे होगे, एक बच्चे को और भी पता है वो बता देगा सही एग्जैक्ट। सर मेरे को क्वेश्चन था वो, सर ये क्वेश्चन में जब आपने t = a+g करा था, हाँ तो आपने 2/3g प्लस जब g करा तो वो 5/3g कैसे आया। चलो कर देते हैं, एलसीएम ले लिया बेटे, देखो इधर ले दूं यहीं पे काम चल जाएगा, या अगले पेज पे ले लेता हूँ। ये किया था ये 2/3g प्लस जी, है ना, तो जी तो कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है बेटा। ये सर आगे मैंने ध्यान नहीं दिया था वो। नहीं कोई बात नहीं, वो छोटा छोटा भी लिख दिया था मैंने, तुम्हारी भी गलती नहीं है, इतना खुल के लिखता तो वैसे ही समझ में आ जाता, वो बहुत छोटा छोटा लिख दिया था, इसलिए पूछ लेना, बहुत अच्छी बात है। 5-7 मिनट कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे डिस्कशन हो गए, और जो नहीं पूछते उनको भी मजा आ जाता है, क्योंकि पूछने से सब बातें क्लियर हो ही जाती है करीब करीब। अब बात आती है लिफ्ट, है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि सड़क पे, बुर्ज खलीफा का तो पता नहीं, बट सड़क पे यदि कहीं गड्ढा सा आ जाए, गड्ढे का मतलब ऐसा गड्ढा नहीं जो तुम सड़क खुद ही पड़ी हो वो वाला नहीं, कभी तुम इस तरह से चल रहे हो, हम एक पर्टिकुलर जगह जाते हैं सहारनपुर की तरफ, तो वहाँ बहुत होता है, बड़े अच्छे अच्छे खेत से हैं, और बीच में जो सड़क है उसमें थोड़ी सी ऐसे डबक आ जाती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो नाला ही बन जाता है। तो
तुम अपनी कार को चलाते हुए ले जाओ तेज स्पीड में, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ बहुत अच्छी गुदगुदी होती है। ये जो गुदगुदी टाइप की फीलिंग होती है झूले पे बैठने पे या लिफ्ट में, है ना, छोटी लिफ्ट हो चाहे बड़ी हो, तो होना सब में चाहिए। तो ये गुदगुदी की जो फीलिंग होती है यदि वेट में ज़्यादा चेंज होता है तो होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वेट में कितना चेंज होता है लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने में, वो डिस्कशन है। तो ऊपर हेडिंग डाल देना लिफ्ट, 3 अलग अलग केस हम डिस्कस करेंगे, और बिना हिचक के पूछ लेना कि कहाँ अटक गए। पहला केस है, और इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, उन्हीं के बेस पे लिफ्ट है, तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल होगी नहीं। बस एक बात अपने दिमाग में रखनी है, जिधर एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन ढूंढते हैं हमेशा, हर बार, और उस डायरेक्शन में फोर्स पहले लेते हैं, बड़ी होती है, दूसरी वाली छोटी होती है, माइनस कर देते हैं। तो लिफ्ट के 3 केस हम कंसीडर कर रहे हैं। आनंद भैया बिना पढ़ाए पूछो या पिछले लोग पूछना है? सर मुझे बस ये बता दीजिए सर एक बार, और कि सर वो वेट इक्वल्स टू टी प्लस टी क्यों लिया था सर? जैसे तो आपने तो ऐसे समझो, ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, हाँ ये सर, किसकी रीडिंग नापेगी? इसके वेट की तो नापेगी पुली की। हाँ सर, भाई पुली तो फ्रैक्शनलेस है पहले ही तय है ना, पुली का खुद का कोई वेट नहीं है, ठीक। तो अब होगा क्या कि पुली ने इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया टी, इधर Yes, कितना sir. फोर्स लगा दिया टी, तो इन दोनों का इम्पैक्ट ही तो इस पे आएगा, हाँ सर, बाकी तो कुछ है ही नहीं। पुली का वेट है नहीं, यदि पुली का वेट होता वो भी कंसीडर करना पड़ता। ये सब फ्रैक्शनलेस है, मासलेस है। तो जब इसका कोई मास ही नहीं है तो इसके ऊपर एक फोर्स टी ये लग रही है, सर, एक ये लग रही है। इसमें फिर हम टेंशन क्यों लेते हैं सर? नेट फोर्स क्यों नहीं दोनों का वो करते हैं ऐड? नेट फोर्स कहाँ है भाई? नेट फोर्स होते ही कहाँ है? ये तो टी ऊपर, ये टी नीचे, बस यही है, और कुछ है ही नहीं। सर इसका जैसे 5 kg था वेट। भाई मैं क्या, उसकी डेथ हो गई 5 kg की, मर गया वो। ये 5 kg की, तुम क्या है अर्जुन नहीं बन रहे हो, इसलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है। बात कर रहे हो पुली की, देख रहे हो इसको, तो कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ सर, ठीक है सर। अर्जुन बनो बेटे, पुली मतलब पुली। ये 5 kg बाहर में क्या, हमें क्या करना है? हम तो Yes, पुली की sir. बात करेंगे। इसने Yes, अपना sir. काम कर दिया, कहाँ किया? टी लगाने में। ये टी यस सर, इसने अपना काम कर दिया इस टी को प्रोवाइड करने में, है ना। बाकी अब इनकी डेथ हो गई, ये मर गए। इसको Yes, देखोगे sir. तो इसको भूलना पड़ेगा, इसको देखोगे तो इसको भूलना पड़ेगा, तब चैप्टर समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सर, तुम्हारी तरह मैं भी पहले बहुत परेशान होता था, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ते थे टीचर से तो बेचारे वो भी खुद परेशान रहते थे उस समय, तब किताबें बताबें कम थी तो परेशान ही रहते थे। अंत में तो कहने हमने पढ़ाने से ही मना कर दिया था कि हम नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी हालत में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की वजह से उन्होंने बेस ही निकाल दिया। खैर उनके नोट्स भी बहुत बढ़िया थे, सीधे काम चल गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब 3 केस कंसीडर करने हैं। पहला केस ये है कि यहाँ पे एक तराजू रख दिया हमने, ठीक है, वेइंग मशीन रख दी। पता कैसे चलेगा कितना वेट है? निकालने के लिए वेइंग मशीन रख दी, इसके ऊपर आदमी को खड़ा कर दिया। हमारा आदमी थोड़ा पतला दुबला ही है भरपूर वेट का। इसका वेट आदमी का नीचे की तरफ एक्ट करेगा, कितना होगा? mg होगा, ठीक। ये इसका mg नीचे की तरफ हो गया। ये मशीन को नीचे दबाएगा वेट w से, मशीन पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R। अब एक बार फिर से सुनो, आदमी का खड़ा है मशीन पे, आदमी का वेट नीचे mg, इसने मशीन को दबाया तो मशीन वेट w से मान लो नीचे दब गई, ये रिएक्शन फोर्स देगा, क्योंकि एवरी रिएक्शन है रिएक्शन फोर्स, है ना। तो वेट नीचे तो रिएक्शन फोर्स ऊपर, किसके ऊपर? ये मशीन में ऊपर की तरफ लग गया। अब तुम ऐसे सोचो, आदमी में थोड़ा बड़ा नहीं बना पाया, मतलब ऐसे समझो, मैं एक बार फिर समझाता हूँ तुम्हें ध्यान हो, कि जैसे मान लो ये कोई स्टूल है, इसके ऊपर तुम बैठ गए, कैसे बैठे हमें नहीं पता, बैठ गए, तुमने फोर्स का लगाई नीचे, स्टूल ने फोर्स का लगा दी तुम्हारे ऊपर, कौन सी? रिएक्शन फोर्स। यही तो होता था, वेट W नीचे, रिएक्शन फोर्स ऊपर। वही काम यहाँ पे किया, तुमने वेट लगा दिया नीचे की तरफ, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ। अब बस एक बार ये सोचो, आदमी के ऊपर कितनी फोर्स लगेंगी? तो मेरे हिसाब से इस बार तुम सही आंसर सोचोगे तो एक तो आएगा mg किधर? नीचे, एक आएगा रिएक्शन फोर्स किधर? ऊपर, एक बात। और यहां पे क्या होगा? वेट किसके बराबर होगा? रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा।
अब एक बार फिर समझाता हूँ, फिर भी नहीं आया तो तुरंत हाथ उठा लेना, तो आगे की बात नहीं समझ में आएगी। ये एक आदमी है, डबल बना देता हूँ थोड़ा मोटा जिससे कि ये आदमी है, ये किसी मशीन पे खड़ा हो गया, वेइंग मशीन पे। इस आदमी ने वेट इसका नीचे की तरफ होता है सेंटर से mg, इसने मशीन को नीचे दबा दिया, कितने वेट से? W से। जैसे मान लो स्टूल पे तुम बैठ गए तो स्टूल पे तुम्हारा वेट नीचे की तरफ चले गया, इसको वेट लगा और यहाँ पे एक रिएक्शनरी फोर्स आ गई, किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। किसके ऊपर? आदमी के ऊपर। भाई आदमी ने मशीन पे लगाई, मशीन ने आदमी पे लगाई, ये बात तो मानोगे? तो मेरे हिसाब से और शायद तुम्हारे हिसाब से भी इस आदमी के ऊपर दो फोर्स लगेंगी। कौन कौन सी? mg नीचे की तरफ, r ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है तो कर लो भाई। आर्यन भैया बोलो क्या पूछना चाहते हो इसमें? आदमी मशीन पे खड़ा हुआ है, मशीन पे इसने वेट लगा लिया नीचे की तरफ W, मशीन ने ऊपर की तरफ वेट लगा लिया R। W और R बराबर होंगे, जितना वेट होगा उतनी रिएक्शनरी फोर्स है। ठीक है, आदमी का वेट नीचे की तरफ है, आदमी के पास दो फोर्स लग रही है, मशीन या टेबल मान लो, मशीन या टेबल जो भी है इस पे खड़ा हुआ है, इसने ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाई और वेट इसका नीचे की तरफ। अब बोलो आर्यन भैया क्या क्या डाउट है? सर ये फिर जो मशीन हमारा दिखाती है मतलब केजी, सर वो वेट दिखाती है फिर वो? एक्चुअल में मशीन को कन्वर्जन लगा देते हैं उसमें, तो जो वो वेट मास मशीन बनाते बताती हैं है? ना, वो कन्वर्जन फैक्टर लगा देते हैं, कांटा जो बनाते हैं उसमें किलो में दिखाते हैं। हाँ सर। भाई मार्किंग स्कीम ही तो लिखनी है, जैसे 1 हाँ इंटू सर। जी करके वो 9.8 में भी लिख सकते थे। लेकिन यस सबसे सर। अफसोस की बात क्या है कि डॉक्टर, इसमें भी बहुत सारे भावी डॉक्टर हैं, है ना, डॉक्टर जो है वो फिजिक्स पे पढ़ाता है, फिजिक्स का ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है, बिना फिजिक्स के डॉक्टरी नहीं होती थी अब तक। अब जो नए रूल आने वाले हैं उसमें ये करने वाले हैं ये लोग, हिंदुस्तान में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, सही होंगे गलत होंगे पता नहीं। वो ये कर रहे हैं कि 12 सब्जेक्ट दे देंगे, 12 में से कोई से भी 3 ले लो और तुम डॉक्टर बन जाओ। सही होगा गलत होगा पता नहीं, सर बायोलॉजी भी बच्चे को है? सर उसमें बायो भी ऑप्शनल होगी क्या? नहीं, कॉमर्स वाला बच्चा होगा तो वो तो कहेगा कॉमर्स ले लूंगा, इकोनॉमिक्स ले लूंगा, एक और ले लूंगा, फिजिक्स भी ले लूंगा, केमिस्ट्री भी ले लूंगा, बायो भी ले लूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो भाई ये क्या अनर्थ होगा? यस सर। तो मुझे तो इनकी बात समझ में आ नहीं रही। अब वो कुछ जानता ही नहीं होगा तो वहाँ क्या चीर फाड़ करेगा, क्या कैसे पढ़ाएंगे? उसे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा जिसने कभी साइंस ही नहीं पढ़ी। और कॉन्ग्रेस का बच्चा हुआ तो वो तो 9th में भी हो सकता है बिना साइंस की आ जाए, और यस स्कूलों में सर। ऑप्शन नहीं है। कॉन्ग्रेस में यह है कि क्योंकि एक दो कॉन्ग्रेस के बच्चे पढ़ते हैं और किसी स्कूल का नहीं पढ़ता, वो खाली मैथ्स लेते हैं और कॉमर्स लेते हैं, है ना, अच्छा ऑप्शन है, कोई बुराई नहीं। लेकिन अब उसको डॉक्टर बनता हुआ देखेंगे तो हम तो अचरज में आ जाएंगे, पता नहीं क्या करने वाले बेवकूफ कहीं के, है ना। अभी तो बच्चा कम से कम 9, 10, 11, 12 में पढ़ के आता है तो वहाँ से समझ में आ जाता है केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है। उज्जवल भैया तुम्हारी मजेदार बात होगी, बाद में सुनूंगा। आर्यांश यहाँ तक हो गया बेटा, इसमें तो कुछ पूछना नहीं है। चलो लास्ट में बात करेंगे, फिर ये भाग जाते हैं ना। ये वाला लिफ्ट वाला समझाना बहुत जरूरी है भैया, लिफ्ट का सीखे बिना मत जाना, थोड़ा सा ही पार्ट है। अब हमने ये किया, पहला केस हम ऐसे ले रहे हैं, ये मशीन है, वेइंग मशीन, है ना, और हमारी मर्जी, हम चाहे से किलोग्राम में बना चाहे न्यूटन में भी बना सकते हैं। ये एक आदमी खड़ा हुआ है, इसने वेट लगा दिया मशीन का नीचे, इस पे रिएक्शनरी फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ लिख दिया मैंने R, और इसका खुद का वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वो होगा mg। मान लो ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है ना, a बराबर 0, एक्सेलरेशन इज 0, नो एक्सेलरेशन पे। तो भैया जब एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नहीं हुई, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे, कितनी हो गई? चाहे तो R माइनस mg लिख लो, चाहे mg माइनस R लिख लो, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, किसी में से भी किसी को घटा लो, कौन सी आप बता दीजिए। बट नेट फोर्स कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो दोनों से ही R की वैल्यू mg के बराबर आ गई। तो जब हम खड़े हुए होते हैं, लिफ्ट चल नहीं रही होती, तो वेइंग मशीन की रीडिंग वही होगी जो हमारा एक्चुअल में वेट होता है। ठीक है, जितना ये रीड करेगी, क्योंकि W इज इक्वल टू R होता है, इसका मतलब W इज इक्वल टू mg। तो हमारा वेट वही होगा जो खड़े रहने पे आता है। यदि लिफ्ट, अब वो वहां से उसकी बात आती है, जो बुर्ज खलीफा वाली बात है वो यहाँ से आती है। यदि तुम्हारे पेट में कोई गुदगुदी नहीं हो रही,
है ना, कोई चीज नहीं हो रही। तो तुमने अच्छी कंपनी की लिफ्ट लगाई हुई है। वैसे मुझे अभी भी डाउट है ना, अभी इसलिए डाउट है मुझे, कभी हजम नहीं होगी बात, है ना, शायद बच्ची बिल्कुल सही कह रही हो, है ना, लेकिन अब मैं अपने रिश्तेदार से पूछूंगा, वो बताएंगे, क्योंकि वो बहुत जाते आते रहते हैं, वो बताएंगे। मेरे हिसाब से क्या होना था, ये कब होगा, हमें अपने वेट में कोई फर्क नहीं लगेगा, हमें कोई भी गुदगुदी नहीं लगेगी यदि एक्सेलरेशन 0 है। वो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो यदि मान लो लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो भैया बिल्कुल कोई गुदगुदी होने का चांस ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि लिफ्ट चल रही है मान लो तेज स्पीड से, और 5वीं मंजिल पे इसको रोकना है, तो रोकने के लिए ब्रेक तो लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन तो होगा, यदि एक्सेलरेशन होगा तो वेट में चेंज होगा, तो गुदगुदी होगी। ये मेरी बात है, समझ गए ना। इसलिए मैंने बिना सोचे हुए बुर्ज खलीफा का नाम ले लिया। मुझे लगा ऊंची बिल्डिंग है, तेज स्पीड है, रोकेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वेट में ज्यादा फर्क आएगा, गुदगुदी ज्यादा होगी। खैर उसको छोड़ो, लेकिन तुम किसी झूले पे बैठ जाओगे तो एक्सेलरेशन खूब तेज होता है, जब वो और तेज और तेज और तेज करता जाता है तो गुदगुदी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है ना। वो भी बताऊंगा क्या है। अब तुमने एक बात सीखी कि यदि लिफ्ट रुकी हुई है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लिख लो तो भूल जाओगे, आइदर अ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वेट ऑफ द पर्सन इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब मान लो लिफ्ट चल दी, हाँ भैया अभी 1 मिनट बाद इसमें पूछना है, चलो पूछ लो। सर मुझे समझ नहीं आया, तो सर मतलब कि अगर हम मतलब कि जो वे मशीन में सर अपना वेट नापते हैं, तो सर वो वेट होता है या फिर मास होता है? वो मैंने बताया ना, होता मास है, स्केल को उन्होंने चेंज करके लिख दिया 1, मतलब है तो वेट, लेकिन जिसने बनाया उसने 1 लिख दिया, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 केजी में लिख दिया। सर समझ नहीं आया मतलब। भाई मान लो तुम्हारा वेट 60 आता, ठीक है, 60 यस सर। केजी, तो 600 न्यूटन आना था तुम्हारा, मानोगे ना यस इस सर। बात को। अब उसने मार्किंग की, किसने, कंपनी वाले ने, उसने 600 की जगह 60 लिख दिया, तो तुम रोक थोड़ा ना लोगे उसको, हर एक जगह 10 से डिवाइड करके लिख दिया। यस सर, मतलब मास बताता है। मास इसलिए बताता है क्योंकि ने डिवाइड करके लिख दिया, यस सर। मतलब है तो वेट ही, लेकिन उसे पता था कि डॉक्टर बिना पढ़े लिखे होते हैं, किसी के पर्टिकुलर पापा डॉक्टर हो तो भैया अदरवाइज मत जाना। बात यहीं से शुरू हुई थी कि डॉक्टर होते हैं लेकिन बिना पढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्हें, क्योंकि जब तुम कभी जाओगे तो जोर से अपने कंपाउंडर को आवाज देंगे, फिर कहेंगे ओ भाई जो राम सिंह श्याम सिंह जो भी नाम है, राम सिंह पहले वेट ले लो इनका। तो भाई वेट तोड़ना होता है, तुम लिखते तो केजी में, वो 50 केजी का है, तो ये वेट कैसे हो गया। इसीलिए मैं हमेशा यस सर, डॉक्टरों को टोक देता हूँ कि भाई डॉक्टर मास अंकल होना चाहिए सर। वेट कह रहे हो मत कहो ना, मास लिखो। कभी तुमने सुना, पर्चे पे दिखा दूंगा तो मैं डॉक्टर के लिखा होता वेट, ऐसे जो बड़े लिखे डॉक्टर हैं वो लिखते हैं वेट इज इक्वल्स टू, फिर 50 केजी लिखते हैं। तो अंकल, डॉक्टर अंकल, वो वेट हो कैसे गया, यदि केजी कह रहे हो तो मास हुआ, ये है कहने का होता, ठीक है ना। यस चलो, सर। तो स्केल में चेंज कर देते हैं, इसलिए हम मास ही देख पाते हैं, एग्जैक्टली वो वेट होता है। अब आ जाओ अगले पेज पे। अब मान लो लिफ्ट चल दी विद एक्सीलरेटेड मोशन, पहला क्या था, विदाउट एक्सीलरेशन। अब ऐसा है कि सब चीजें वही हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लिफ्ट है, वही तराजू, वही डब्बू आदमी, है ना, वेट नीचे, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर, और इसका वेट खुद का mg नीचे। अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो कुछ नहीं, जैसे तुम क्वेश्चन करते थे वैसे ही करने हैं। आदमी पे फोकस करो, तराजू पे नहीं, आदमी पे, आदमी पे लगने वाले फोर्सेस, रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट नीचे। अर्जुन मनु, आदमी तो आदमी, नीचे की तराजू भाड़ में गई, ऊपर की लिफ्ट भाड़ में गई, सिर्फ आदमी दिखाई देना चाहिए। एक्सेलरेशन का है, ऊपर है, तो r माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, mg प्लस एम ए, यानी कि m कॉमन ब्रैकेट में a प्लस जी, ये r हो गया। r क्या होता है, वेट होता है, w इज इक्वल्स टू आर, यानी कि वेट तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, कम इससे बदल गया, वेट विल बी मोर, बढ़ जाएगा। जब वेट में चेंज होता है तभी तो गुदगुदी होती है, या तो कम हो जाए या घट जाए,
दोनों ही केस में गुदगुदी हो जाती है, तो यहाँ पे वेट बढ़ गया। तो यदि मान लो हम किसी लिफ्ट में जाएं और वो एक्सेलरेटेड मोशन से जाए, जनरली लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं जाती है, लेकिन जब वो रुकती हैं, जब वो चलती हैं, तो दोनों ही टाइम पे एक्सेलरेशन होता है। तो हिंदुस्तानी लिफ्ट में तो बड़े आराम से मेरे कहने से कल ही चढ़ जाना और भाई साहब थर्ड फ्लोर का लगा देना। जैसे ही थर्ड फ्लोर आती है ना, और मान लो स्पीड में चलने वाली लिफ्ट है, तेज चलने वाली नहीं, खटारा वाली है, वो तो किसी भी कुछ भी कर लो उसमें कुछ नहीं होने वाला। पहले खूब तेज चल रही थी, ब्रेक लगे, रुकी, तो तुम्हें अपने आप से फील हो जाएगा कि रुकने वाली है, गुदगुदी सी होगी। वो इस वजह से, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट विद एक्सेलरेशन ए और सडन ब्रेक लगा रही है, तो ब्रेक लगाते ही, है ना, ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा, रुक जाएगी, रुकेगी तो वेट कम या ज्यादा होता है। तो केस कराऊंगा, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जब एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ तब के लिए। ओजस भैया बोलो क्या कह रहे हो? सर मुझे एक मतलब थोड़ा अलग सा डाउट था कि सर ऐसे मान लीजिए जैसे हम लिफ्ट में खड़े हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो मतलब हम लिफ्ट के साथ एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, ना लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ना डीएक्सेलरेट हो रही है, ठीक है सर। फिर मान लीजिए लिफ्ट एकदम से टूट जाती है, जी के बराबर हो जाएगा, फ्री फॉल बॉडी हो जाएगी, नीचे की हाँ, तरफ और जाओगे। लिफ्ट टूट रही है और सर हम भी नीचे की तरफ जाएंगे उसके साथ? सब कुछ फ्री, हवा में जैसे गिरते हैं वैसे गिरेंगे। नहीं सर, मतलब मैं लिफ्ट के फ्लोर के साथ नहीं चिपकोगे, मैं लिफ्ट के फ्लोर के साथ चिपका रहा हूँ? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं एक्सेलरेशन चिपकूंगा सर? देंगे, सब कुछ ही नहीं चिपकोगे, है ना। लिफ्ट का वो भी नीचे जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि रिएक्शन कौन लग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। यदि थ्योरेटिकल पूछोगे तो सब कुछ नीचे चले जाएंगे, जी वेट से सब कुछ, है ना। यदि केबल टूट गई तो हर चीज फ्री फॉल हो जाएगी। इसीलिए केबल टूटती है तो तुम कभी लिफ्ट वाले रूम में झांक लेना, वहाँ बहुत बड़े बड़े शॉकर लगा के रखते हैं जिससे आदमियों की जान ना जाए। बहुत यस बड़े सर, बड़े शॉकर यस सर, होते हैं, नीचे लगाते हैं। नीचे लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, लिफ्ट टूट गई तो लिफ्ट तो शॉकर पे टकराएगी तो और मुश्किल है। जब ये उछलते हैं ना तो आदमी का सिर लिफ्ट से टकरा जाता है, तो बहुत खतरनाक होता है ना। कभी कभी टूटती है केवल। यस सर। इसीलिए मेंटेनेंस, यदि तुम्हारी कोई बिल्डिंग, तुम तो तुम्हारी बिल्डिंग पता नहीं मल्टीपल बिल्डिंग्स में जो रहते हो, वो भाई साहब अपने आप भी चेक कर लिया करो लिफ्ट की मेंटेनेंस कराते हैं नहीं कराते। जिन बिल्डिंगों में लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं होती उन्हीं की केबल टूट जाती है। खैर, अभी तो इस पे आते हैं, कल दोबारा इसका ही डिस्कशन होगा। लास्ट चीज हो गया, ये लिफ्ट है ऐसे, वही तराजू, वही आदमी, सब कुछ वही, बस अब किसे नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि मान लो माइनस में होगी तो माइनस साइन के संग रख देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ऊपर क्या लगता है आर, नीचे क्या होता है एम जी। अब इसके हिसाब से सोचो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी कि एम जी नीचे वाला लेंगे, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। तो जब नीचे आ रही होगी तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। और यदि केबल टूट गई तो ये कितना, इसीलिए मैं उसको बोल रहा था अलग हो जाएंगे। यदि मान लो टूट गई तो टूटने पे क्या होगा, फ्री फॉल करेगी तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी। यहाँ ए जी रख दो तो एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू आर, तो वेटलेसनेस हो जाएगी, आराम से हवा में तैरते हुए आओगे, मशीन पे कोई वेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हाल फिलहाल ये आ गया, आर इज इक्वल टू एम बाहर जी माइनस ए। इसी को कल न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। थ्योरी सारी बता दी है, ठीक है ना, और दिक्कत होगी तो कल डिस्कस हो गई। अभी तो केवल एक बच्चा पूछ सकते हो, चलो भैया तुम्हें कुछ पूछना तो बोल दो बेटे, बाकी जा सकते हो गए। हाँ चलो भैया, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे चलो भैया। अरे सर वो मुझे W इक्वल्स टू mg वाला पूछना था, तो कि वो बराबर होंगे कि नहीं, वो पता चल गया सर की नाम, वो डिपेंड करेगा। हाँ, वो अलग अलग केसेस में होगा। यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर W इज इक्वल टू mg हो जाएगा। हाँ सर, वो ही जानना था, आपने शुरुआत में लिखा था तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। चलो अब एक बचा, बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर किलोग्राम वेट क्या होता है? केजी वेट, अब जैसे मान लो 5 kg है, इसको हम लिख देंगे 5 kg वेट, तो इसका मतलब हो गया 5 kgf, और 5 kgf का मतलब होता है 5 इंटू 10 न्यूटन, ये होता है। ठीक है, 5 kg वेट का मतलब होता है 5 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना अर्थ पुल फोर्स लगाएगी उसको बोलते हैं 5 kg वेट।
ठीक है, न्यूटन में 50 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। बाय बच्चों।